नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की आर्द्रता और वर्षा। वायुमंडल, जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक गैसों का प्रतिरूप है, तो आर्द्रता का इसमें एक विशेष महत्व है। जल वाष्प जो है वह भी वायुमंडल का ही एक अंग है। वायुमंडल में इस जल वाष्प की औसत मात्रा 2% से भी कम होती है। फिर भी जलवायु और मौसम की दृष्टि से यह वायु का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वायु में मिली अन्य गैसों का अनुपात सभी स्थानों पर एक सा रहता है, परंतु जल वाष्प जो है उसका अनुपात वायुमंडल में निरंतर बदलता रहता है। जल वाष्प के अनुपात का यह अंतर 0 से लेकर 5% तक देखा जा सकता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का समय और स्थान परिवर्तन कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। चक्रवातों, झंझावातों का जन्म, विकास, धरातल के ऊपर तापमान की अवस्था आदि निर्भर करती है। और वास्तव में देखा जाए तो जल वाष्प जो है वह परोक्ष रूप से वनस्पति, पशु पक्षी, मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि आर्द्रता होती क्या है। रोज इस धरातल पर जल जो है वह सूर्य ताप के द्वारा वाष्प में परिणत होता है। सॉरी। और बाद में वह वायु में मिल जाता है। वायु में स्थित जल का यह परिवर्तित रूप जो है वह ही आर्द्रता कहलाती है। यानी जो वायु में नमी होती है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का जलवायु तथा मौसम विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है और इसका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इसी पर वर्षा तथा अवक्षेपण के विभिन्न रूप, वायुमंडल विक्षोभ तथा वायुमंडल तूफान आदि निर्भर करते हैं। ये जो वायुमंडल की आर्द्रता है उसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है विशिष्ट आर्द्रता, दूसरी है निरपेक्ष आर्द्रता और तीसरी है सापेक्ष आर्द्रता। अब वायुमंडल ये जो आर्द्रता ग्रहण करता है उसमें वायुमंडल में सामर्थ्य कितना है इसे हम देखते हैं। वायुमंडल आर्द्रता का प्रमुख प्रक्रिया है। वाष्पीकरण का सीधा संबंध जो है वह तापमान से है, इसीलिए आर्द्रता और तापमान में भी एक सीधा संबंध है। किसी भी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता को ही हम वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वायु में वाष्प धारण करने की क्षमता बहुत अंशों में उसके तापमान पर निर्भर करती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसमें वाष्प धारण करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तो वायु की आर्द्रता का मापन वायु के प्रति घनफुट आयतन पर ग्रेन इकाई या प्रति सेंटीमीटर पर ग्राम इकाई में किया जाता है। तापमान के अनुसार वायु में वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, जो इस तालिका में आपको स्पष्ट नजर आ रही है। तो इस तालिका के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गर्म वायु में ठंडी वायु की अपेक्षा भाप धारण करने की शक्ति अधिक होती है। अर्थात ज्यों-ज्यों तापमान में वृद्धि होती जाती है, वायु से भाप धारण करने की जो शक्ति है वह भी बढ़ती जाती है। यदि एक घनफुट वायु का तापमान यदि एक घनफुट वायु के तापमान को 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया जाए, तो 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाए, तो उस वायु में केवल 1 ग्रेन भाप लेने की शक्ति बढ़ती है। परंतु यदि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली हवा को 10 डिग्री बनाकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाए, तो इसमें प्रति घनफुट 5 ग्रेन भाप धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है। अतः इस बात से ये स्पष्ट है कि गर्मी में वायु सर्दी की अपेक्षा अधिक भाप ग्रहण करती है, जिससे उसमें वर्षा की शक्ति भी अधिक हो जाती है। उष्ण खंडों में तापमान की अधिकता से सदा ही वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, किंतु शीतोष्ण और ध्रुव के निकटवर्ती भागों में तापमान की न्यूनता से वायु में भाप की मात्रा बहुत ही कम होती है।
तापमान के अतिरिक्त वायु में भाप की मात्रा जो है वह जल और स्थल के विस्तार और हवाओं की किसी स्थान पर पहुंच पर भी निर्भर करता है। और यही कारण है कि समुद्रों पर तथा समुद्र तटीय भागों में वायु में भाप की मात्रा अधिक देखी जाती है, जबकि समुद्रों से दूर महाद्वीपीय भागों में वायु में भाप की मात्रा कम होती है। इसलिए संसार के जितने भी उष्ण मरुस्थलीय समुद्री हवाओं के प्रभाव से दूर उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं। फिर है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? तो एक निश्चित वजन की वायु में, यानी एक निश्चित वजन हो उस वायु का और उसमें उपस्थित जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम वायु में यदि 5 ग्राम जल वाष्प उपस्थित है तो यह वायु की विशिष्ट आर्द्रता है। वैसे किसी वायु समूह के ऊपर उठने और नीचे बैठने पर उसका आयतन जो है वह बदल जाता है, साथ ही उसकी निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता भी बदल जाती है, परंतु विशिष्ट आर्द्रता हमेशा समान रहती है, क्योंकि कुल वायु के भार तथा जल वाष्प के भार में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जो है वह किसी भी समय वायु के विशिष्ट अंश में, यानी कुछ थोड़े से भाग में जो भाप की मात्रा विद्यमान होती है, उसे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को प्रदर्शित करती है, यानी प्रति घन फुट पर ग्रेन में या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1 घन फुट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 3 ग्रेन भाप विद्यमान है तो हम वायु की निरपेक्ष आर्द्रता इसे कहेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता वास्तव में वायु में भाप की वास्तविक आर्द्रता को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका वर्षा से के संबंध में अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। तापमान के घटने बढ़ने का निरपेक्ष आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में अंतर तभी आता है जब वाष्पीकरण द्वारा वायु में भाप की मात्रा बढ़ जाए और वर्षा द्वारा उसमें मात्रा कम हो जाए। वायु ऊपर उठकर फैलती है और नीचे उतरकर सिकुड़ती है। वायु के इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने पर वायु में भाप की मात्रा घटाए बढ़ाए बिना भी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता बदल जाती है। इस प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता कभी स्थिर नहीं रहती। तीसरी है आपेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडल में रहने वाली जल वाष्प और वायु के तापमान में घनिष्ठ संबंध होता है, तो वायु में किसी तापमान और दबाव पर वाष्प की एक निश्चित मात्रा ही रह जाती है। उसके बाद जल वाष्प जो है वह जल में बदलने लगता है, तो वायु में उसके तापमान और दाब के अनुसार जल वाष्प धारण करने की अधिकतम शक्ति होती है। उसकी शक्ति जितनी प्रतिशत जल वाष्प हवा में मौजूद होती है उसे ही हवा की अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता या नमी धारण करने की क्षमता को ही हम आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 1 घन फुट वायु में कुल 8 ग्रेन जल वाष्प रहती है, तो वायु के तापमान में परिवर्तन और उसमें भाप की मात्रा घटाई और बड़ी होने के साथ वायु की आपेक्षिक आर्द्रता भी बदल जाती है। साधारणतः रात्रि और प्रातःकाल में सभी स्थानों पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है वह 90% से ऊपर रहती है, परंतु दिन में प्रचंड सूर्य के प्रभाव से यह बहुत ही शीघ्र नीचे भी उतर जाती है। उष्ण मरुस्थल जितने भी हैं वहाँ 5% से भी यह कम हो जाती है। वर्षा के ऋतु में इसका अनुपात बढ़कर 70% तक हो जाता है। अब इस आपेक्षिक आर्द्रता का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव है। आपेक्षिक आर्द्रता, सबसे पहला है आपेक्षिक आर्द्रता का वाष्पीकरण की मात्रा और उसकी गति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण में उल्टा संबंध है। वाष्पीकरण का पेड़ पौधों व फसलों की वृद्धि तथा पशुओं के स्वरूप पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, अतः आपेक्षिक आर्द्रता का ज्ञान कृषकों के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा है मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी और आर्द्रता पर
इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अतः जिन स्थानों पर आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपेक्षिक आर्द्रता की बहुत अधिक कमी भी मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देती है। इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है व 60% आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए आदर्श रहती है और इसका मनुष्य की कार्य क्षमता पर भी एक विशेष प्रभाव रहता है। अपेक्षित आर्द्रता की सहायता से ही हम वर्षा की संभावना का ज्ञान कर सकते हैं। वर्षा होने से पूर्व अपेक्षित आर्द्रता जो है वह बढ़ जाती है। इसी आधार पर हम मौसम विभाग वाले आने वाली मौसम की भविष्य की जानकारी दे सकते हैं। चौथा है अपेक्षित आर्द्रता का विद्युत यंत्रों, रेडियो और अन्य वैज्ञानिक यंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। कई रासायनिक पदार्थ और दवाएं जो है वह आर्द्रता अधिक बढ़ जाने से खराब हो जाती है। पांचवा है इमारतों के निर्माण में भी आर्द्रता का ज्ञान जरूरी है। अधिक आर्द्रता में कई वस्तुएं सड़ जाती है जबकि कम आर्द्रता में प्लास्टर चटक जाता है। अतः किसी भी स्थान पर इमारतों के निर्माण के समय अपेक्षित आर्द्रता का ध्यान करके ही इमारती सामान का चुनाव किया जाता है। फिर है अपेक्षित आर्द्रता का वितरण। पृथ्वी के धरातल पर अपेक्षित आर्द्रता का वितरण अक्षांशों के अनुसार क्षैतिज रूप में पाया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता के वितरण के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। धरातल पर सर्वाधिक अपेक्षित आर्द्रता जो है वह विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है। विषुवत रेखा के आगे दोनों ओर उपोष्ण कटिबंधों में इसकी मात्रा घटती जाती है। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री उत्तर में व 30 डिग्री दक्षिण के समीप अपेक्षित आर्द्रता न्यूनतम होती है, किंतु इसके आगे तापमान के घटते जाने से उच्च अक्षांशों की अपेक्षा अपेक्षित आर्द्रता जो है वह वापस बढ़ जाती है। अपेक्षित आर्द्रता प्रातःकाल में अधिकतम और संध्या काल में न्यूनतम होती है। फिर है सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों के अनुसार भी अपेक्षित आर्द्रता की पेटियों में भी जुलाई में उत्तर की ओर और जनवरी में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। अपेक्षित आर्द्रता के मौसमी वितरण में अक्षांशों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणतः उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य वाले भाग में अधिकतम अपेक्षित आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु में रहती है, जबकि अक्षांशों पर यह स्थिति जाड़ों में रहती है। आइए अब हम पढ़ते हैं अवक्षेपण अथवा वृष्टि। वायु के शीतल होने अथवा उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाने से संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। जब वायु में संघनन की क्रिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होती है तो जल वाष्प जो है वह ओस, कोहरा, बादल आदि में बदल जाता है। किंतु जब संघनन की क्रिया हिमांक बिंदु से भी नीचे यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्रारंभ होती है तो वायु में निहित जल वाष्प जो है वह हिम कणों का रूप ले लेते हैं। अतः वायु में निहित जल वाष्प जब जल कणों के रूप में या हिम कणों के रूप में भूतल पर बरसती है तो इसे हम अवक्षेपण या वृष्टि कहते हैं। जैसे बादल, ओस, तुषार से उत्पन्न जलराशि को वृष्टि कहते हैं। अवक्षेपण या वृष्टि के अंतर्गत जल वृष्टि, हिम या तुषार वृष्टि या ओला वृष्टि आती है। यानी वृष्टि से हमारा तात्पर्य वही है कि जल जो है वह बूंदों के रूप में न बरस के हिम के ठोस कणों के रूप में बरसता है, जैसे ओला। तो ये तो थे विद्यार्थियों आपकी आर्द्रता और वृष्टि। धन्यवाद विद्यार्थियों।